morning class 7th. In previous class we read about tides and now today we read about importance of tides. आज हम importance of tides के बारे में पढ़ेंगे. Tides are important in different waves. Tides अलग अलग waves में important होती है. High tide raise the water level due to which the shores are filled up with water enabling the ships to reach the shore. हाई टाइड वाटर लेवल को बढ़ाती है जिसके कारण समुद्र के जो किनारे होते हैं वो पानी से भर जाते हैं जिससे शिप्स किनारे तक पहुंच जाती है. हाई टाइड्स ब्रिंग फिश टूवर्ड्स द शोर हेल्पिंग इन फिशिंग. हाई टाइड फिश को किनारे ले आती है. सी में बहने वाली नदियों की फ्लोइंग धीरे हो जाती है इसलिए वहां पर सिल्ट जमा हो जाती है. एक्यूमुलेटेड शामिल होना. टाइड्स वॉश ऑफ द सिल्ट दस क्लियरिंग द फ्लो ऑफ द रिवर्स. टाइड इस सिल्ट को वॉश ऑफ कर देती है जिससे कि रिवर्स का जो फ्लो होता है वो क्लियर हो जाता है. नाउ सी दिस डायग्राम. ये डायग्राम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्प्रिंग टाइड के बारे में, नीप टाइड के बारे में और अगेन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड. स्प्रिंग टाइड कौन सी थी बेटा? जिसमें कंबाइंड पुल लगता है सन और मून का जिसकी वजह से हाईएस्ट टाइड होती है उसको हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं. और नीप टाइड जहां पर डिफरेंट डायरेक्शन रिजल्टिंग करती है लोएस्ट टाइड को उसको हम लोग बोलते हैं नीप टाइड. Okay, now is tides can be an important source of electricity. Tides को important source बोला जा सकता है electricity का. Some countries have already started to produce electricity from tides. कुछ countries अभी already start कर चुकी है electricity को tides से produce करने का. India has a long coastline and this can be used to meet the electricity needs for a long time to come. India एक long coastline है और ये इंडिया इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रही है अपनी जरूरतों को लॉन्ग टाइम तक पूरा करने के लिए. नाउ इज क्विज टाइम विद ट्रू और फॉल्स. टाइड्स कैन बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज ट्रू. अ सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर विदाउट लॉसिंग इट्स पावर. इट्स ट्रू. द वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स इज फ्रेश. इज ऑल्सो ट्रू. अ टाइड इज द राइज एंड फॉल मोशन ऑफ द सी वाटर. इट इज ट्रू. टाइड एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का. ये बिल्कुल सही है. एक सुनामी ट्रेवल करती है 1000 ऑफ किलोमीटर बिना अपनी पावर को खोए हुए. ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. देन इट इज ट्रू. द वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स इज फ्रेश. रिवर और लेक्स का जो वाटर है वो फ्रेश है. ये भी ट्रू है. एक टाइड राइज और फॉल मोशन है सी वाटर का. इट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ इज ओशियन करेंट्स. ओशियन करंट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुद्र की लहरें. An ocean current is in the form of a river or a stream which flows on the ocean surface constantly in a definite direction. ओशन करंट की एक डेफिनेशन हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि एक रिवर और स्ट्रीम के रूप में होती है जो ओशन की सरफेस पर कंटिन्यू एक निश्चित डायरेक्शन में ही बहती है. मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन एक सेम ही रहती है और उसी की तरफ वो फ्लो करेगी. An ocean current can be warm or cold. Thus, there are two types of ocean current: warm current and cold current. ओशन करंट हो सकता है वार्म और कोल्ड दोनों. इसीलिए इसके टू टाइप्स है ओशन करंट्स के. कौन कौन से हैं? वार्म करंट एंड कोल्ड करंट. यानी कि वार्म करंट भी और कोल्ड करंट भी है. जनरली a warm current originates near the equator and moves towards the poles. जनरली एक वार्म करंट इक्वेटर के पास से निकलती है, ओरिजिनेट होती है और पोल्स की तरफ पहुंचती है, मूव होती है. पोल्स दैट मीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बारे में. वाइल अ कोल्ड करंट ओरिजिनेट नियर द पोल्स एंड फ्लोज टूवर्ड्स द इक्वेटर. जबकि कोल्ड करंट ओरिजिनेट होती है पोल्स के पास में और फ्लो कहाँ पर होगी? वो इक्वेटर की तरफ. आपने इसमें डिफरेंस देखा बेटा? एक वार्म करंट जो होती है वो इक्वेटर के पास में पहुंचती है और मूव्स करती है पोल की तरफ, जबकि एक कोल्ड करंट जो होती है वो पोल्स के पास में पहुंचती है और फ्लो करेगी इक्वेटर की तरफ. यानी कि उल्टा हो गया ना. यहाँ पर वो ओरिजिनेट कर रही है इक्वेटर की तरफ और जा रही है पोल्स की तरफ, जबकि कोल्ड करंट जो है ओरिजिनेट कर रही है पोल्स की तरफ और फ्लो हो रही है इक्वेटर की तरफ. एंड ओशन करंट इज कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज प्लानिटरी विंड्स, डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर, रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सेट्रा. एक ओशन करंट कारण होती है जिसके कई फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं. उसके लिए प्लानिटरी विंड्स होती है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है और सी वाटर की डेंसिटी होती है, कितना गहरा है समुद्र का पानी, और अर्थ का रोटेशन किस तरह से होता है. ये सारी चीजें जो होती है वो फैक्टर होती है ओशियन करंट का कारण. समुद्र की लहरों के बहने का कारण क्या है? नाउ इज एन ओशन करंट फ्लोज एट द स्पीड ऑफ 3 to 10 किलोमीटर पर आवर. ओशन करंट फ्लो करती है 3 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से. मतलब इसकी स्पीड जो इतनी होती है. इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द एरिया. द वार्म वाटर इज लाइट.
सो इट फ्लोज अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशन। ये किसी भी एरिया के टेम्परेचर को प्रभावित करती है। वार्म वाटर हल्का होता है, गर्म पानी हल्का होता है, इसका जो पानी होता है ओशन करंट का, वार्म वाटर लाइट है, इसलिए ये फ्लो करेगी ओशन के सरफेस के साथ में, जबकि कोल्ड वाटर हैवी होता है और डेंस होता है, भारी होता है, तो इसलिए ये फ्लो करेगा बॉटम ओशन की बॉटम साइड पर। The warm current flow from lower latitudes to the higher latitudes while the cold current flow from the higher latitudes to the lower latitude। वार्म करंट फ्लो करती है ऊपर से नीचे से ऊपर की लैटिट्यूड की तरफ, जबकि कोल्ड करंट फ्लो करेगी हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड पर। यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया ना, वार्म करंट का डिफरेंस और हायर करंट का डिफरेंस क्या, कोल्ड करंट का डिफरेंस क्या हो गया। वार्म करंट फ्लो करेगी लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड पर और कोल्ड करंट फ्लो करेगी हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ। नाउ इज इंपॉर्टेंट ऑफ ओशन करंट। अब ओशन करंट्स जो है समुद्र की लहरें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस भी तो पता चलनी चाहिए ना, ऐसे नहीं कि भाई ओशन करंट को पढ़े जा रहे हैं कि किस तरह से होता है, इसकी इंपॉर्टेंस भी तो जाननी जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ओशन करंट टेम्परेचर को प्रभावित करता है किसी भी एरिया के। एक वार्म करंट रेज होता है टेम्परेचर कोस्टल एरिया का, कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है उसको हम लोग कोस्टल एरिया कहते हैं, जबकि कोल्ड करंट ब्रिंग्स इट डाउन, कोल्ड करंट इसको क्या करती है, इसको डाउन करती है, इसको वापस ठंडा करती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है जो यूरोपियन कोस्टल एरिया को गर्म बनाती है, जबकि इसके अलावा कुरिल करंट जो है वो क्या करती है, उस पर चलने वाली विंड्स पूरी तरह से मॉइस्चर से लदी हुई होती है, जिस कारण के पास के कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा रेन होती है। मॉइस्चर रेनिंग के टाइम ही होता है, ये तो आप सबको पता है। इसलिए गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म करंट तो है जो यूरोपियन कोस्टल एरिया को गर्म बनाएगी, जबकि कुरिल करंट जो है वो विंटर्स में चलने वाली है। तो विंटर्स में चलेगी तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर से भरी हुई होगी, और मॉइस्चर से भरी हुई है तो कोस्टल एरिया में भारी बारिश भी होगी। The winds blowing over a warm current is fully laden with moisture resulting in heavy rainfall to the nearby coastal area, while the winds blowing over the cold current are not moist। जबकि जो हवाएं कोल्ड करंट की तरफ होती है वो मॉइस्ट नहीं होती है, इसलिए वहां के कोस्टल एरिया ड्राई और कोल्ड होंगे। It is faster and easier to sail along an ocean current while it is difficult to sail against it। ये बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि ओशन की करंट के साथ चलना तेज और आसान होता है, जबकि इसके अगेंस्ट चलना मुश्किल होता है। और इसी कारण से जो शिप्स होती है ओशन की करंट के साथ चलना पसंद करते हैं, यानी कि समुद्र की लहरों के साथ शिप्स वाले जो होते हैं ना, वो समुद्र की लहरों के साथ पे चलना बहुत अच्छा प्रीफर करते हैं कि भाई समुद्र की लहरों के साथ चलना सही है, तभी हमारी शिप्स अच्छे से चली जाएगी। द प्लेस वेयर अ कोल्ड एंड वार्म करंट मीट इज द बेस्ट प्लेस फॉर फिशिंग बिकॉज फिशेज ब्रीड देयर अ पेलेंटी। प्लेस जहां पर कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं वो बहुत ही बेस्ट जगह होती है फिशिंग के लिए। बेस्ट जगह क्यों होती है, क्योंकि वहां पर फिशेज जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। बट दिस प्लेस इज ऑल्सो डेंजरस बिकॉज अ लॉट ऑफ फॉग इज प्रोड्यूस्ड कॉजिंग पुअर विजिबिलिटी वेयर अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट टेक प्लेस। लेकिन ये प्लेस बहुत ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होता है। अब जाहिर सी बात है जब फॉग होगा, कोहरा होगा, तो फिर सामने दिखाई तो देता नहीं है अगला वाला इंसान कौन सा, इसलिए वहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। अ वार्म करंट ऑल्सो मेल्ट्स एन आइसबर्ग। एक वार्म करंट इसी के साथ में पानी पर बहती हुई बर्फ या शीला या चट्टान मेल्ट करती है, पिघला देती है। ओके, तो अपना लेसन यहाँ पर एंड हो चुका है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो वी मीट अगेन ऑन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।